इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के उस दौर के बारे में 1870 से 1947 का दौर, जब गांधी जी मुख्य रूप से सक्रिय थे और पूरे देश को एकजुट करने का, एक मंच पर लाने का, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत को मजबूत करने के लिए उन्होंने काम किया। इसमें जो MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे, उनको हाईलाइट किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का आगमन। हम सब जानते हैं कि 1993 में महात्मा गांधी कहाँ गए थे? यहाँ से, इंडिया से साउथ अफ्रीका गए थे। अच्छा, इसमें फिर क्या था कि दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश था जहाँ नस्ली भेदभाव, गोरे और काले का बहुत ज़्यादा भेदभाव था वहाँ पे। इसके खिलाफ गांधी जी ने वहाँ भी अहिंसक आंदोलन किया, मतलब नम्रतापूर्वक तरीके से और सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। वहाँ पे इस चीज़ को उन्होंने एक तरह से मतलब बुलंद आवाज़ में इसकी मांग उठाई कि नस्ली भेदभाव नहीं होना चाहिए, और इस चीज़ को वहाँ की जनता ने रिकॉग्नाइज किया और अंततः सरकार को भी इसके पक्ष में सोचना पड़ा। 1915 में, कब? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ जाते हैं। उसके बाद का जो उनका कार्यक्रम है इंडिया में इस तरीके से चलता है। उन्होंने पहले सबसे पूरे भारत का दौरा किया, पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया, घूमे पूरे भारत में। इसके लिए उन्होंने राय किसने दी थी? उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको ये सलाह दी कि आपको अगर भारत को अच्छे से समझना है तो आप पहले पूरे भारत का भ्रमण करिए। उसी क्रम में वहाँ पे वे जाते हैं चंपारण। नील की खेती करने वाले किसानों के लिए 1917 में समर्थन करने वहाँ के रामचंद्र शुक्ल, चंपारण के रामचंद्र शुक्ल ने उनको इनवाइट करा कि गांधी जी आप यहाँ आइए, यहाँ किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ पे जो अंग्रेज हैं ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते हैं, जिससे कि कुछ समय बाद जो ज़मीन है वो बंजर हो जाती है, उपजाऊ नहीं रह पाती। वहाँ व्यवस्था थी 3 कठिया व्यवस्था, मतलब 1 कट्ठा का 3 हिस्सा, लगभग इतना आपको क्या बोना है? नील उगाना है, और सिर्फ इतने में ही अपने मतलब की फसल उगा सकते हैं अपने उपयोग के लिए। इससे किसान वहाँ के बहुत त्रस्त थे। उसके बाद गांधी जी का जो अगला कार्यक्रम था वो था खेड़ा किसानों के लिए 1918 में किसान लगान माफ़ करवाना, क्योंकि अंग्रेज ज़बरदस्ती लगान वसूलते थे। कुछ भी आए, सूखा पड़े, अकाल आए, उससे मतलब नहीं था, उनको तो चाहिए था हर हाल में, नहीं तो ज़मीन छीन लेते थे। तो इससे त्रस्त थी, वहाँ के किसान त्रस्त थे। इसको जाके गांधी जी ने लगान माफ़ करवाया। अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हालात को सुधारने, उनके वेतन के लिए, उनके काम के घंटों को कम करने के लिए, तमाम मुद्दों को उठाते हुए 1918 में उन्होंने अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए 1918 में आंदोलन किया। उसके बाद 1919 से 1922 के बीच में सबसे अहम जो आंदोलन हम जानते हैं, असहयोग आंदोलन। इसके अलावा रॉलेट एक्ट 1919 में जो कानून आया अंग्रेज़ों का, जो ना दलील ना अपील वाला कानून था, उसके खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह। फिर खिलाफत आंदोलन 1920 का, जब तुर्की के सुल्तान को अंग्रेज़ों ने मान्यता देने से मना कर दिया, तो खिलाफत बंधुओं के साथ मिलकर शौकत अली और मोहम्मद अली के साथ मिलकर गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन चलाया पूरे देश में। इससे हिंदू मुस्लिम एकता आगे बढ़ी। अब यहाँ देखते हैं हम कि इसके कुछ अगले पॉइंट्स हैं। 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था उसमें क्या बात थी कि एक ऐसा कानून बनाया अंग्रेज़ों ने जिसको भारतीयों की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के अधिकारों को छीन लिया। मतलब इसमें ना दलील देने की आज़ादी थी, ना वकील लेने की आज़ादी थी, ना दलील ना वकील। अगर अंग्रेज को किसी के ऊपर शक भी हो जाते थे, अंग्रेज़ों को अगर किसी इंडियन पे शक हो गया कि ये इस तरीके की हरकतें कर रहा है, देश में मतलब एकता फैलाने का काम कर रहा है, देशवासियों को एकजुट कर रहा है, हमारे खिलाफ खड़ा कर रहा है, तो उसको वो कैद कर सकते थे, उसको जेल में डाल सकते थे, और वो बंदा कुछ नहीं कर सकता था। तो ये कानून तो ऑब्वियसली गलत था। फिर गांधी जी ने क्या करा? इसके खिलाफ पूरे देश में आवाज़ उठाने का काम किया। गांधी जी ने लोगों का आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध के द्वारा अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़ताल की जाए। मतलब ये नारा दिया था कि अपमान और याचना दिवस, कि ये अपमान का है और याचना भी नहीं कर सकते, इस तरह के कानून है ये। तो कब था ये तारीख? 6 अप्रैल 1919। यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था।
गांधी जी का, मतलब पूरे देशवासियों से उन्होंने आह्वान किया। और पहला अखिल भारतीय, मतलब पूरा अखिल मतलब होता है, अखिल भारतीय का मतलब होता है जो पूरे देश को कवर करे, है ना। हालांकि मोटे तौर पर यह शहरों तक ही सीमित था। अच्छा, ये पूरे देश में नहीं फैल पाया, लेकिन मुख्य मुख्य जो शहर थे देश के, वहाँ पे इसका असर देखने को मिला। सरकार ने इन आंदोलनों को चलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया, मतलब मारपीट का रास्ता अपनाया, दमन करना, कुचल देना, है ना। तो सरकार यही काम करती थी उस टाइम, अंग्रेजों की सरकार। फिर क्या था, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के ऊपर बिना किसी चेतावनी के अंग्रेजी जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। वो इतना क्रूर था, इतना निर्दयी था कि कुछ बोला नहीं, डायरेक्ट गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया। इसमें कई हजार लोग, सारे नहीं कई हजार लोग मारे गए, जिन्हें बुजुर्ग और बच्चे भी थे। बेचारे शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होकर प्रदर्शन क्या बैठे थे, विरोध जताने के लिए कि आपका जो रॉलेट एक्ट कानून है ये जायज़ नहीं है। लेकिन उसको तो खुन्नस आई, उसने गोली चलवा दी। इस जनसंहार पर अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों ने नाइटहुड की एक उपाधि दी थी। उपाधि क्या होती है, टाइटल्स, जिसमें हमारे संविधान के आर्टिकल 18 में जिसका वर्णन है। टाइटल्स क्या होते हैं, ये जैसे किसी को राजा, महाराजा, राजाधिराज, इस तरीके के टाइटल पहले के लोग अधिपति यूज करते थे। जैसे कि आप राजा राम मोहन राय को कश्मीर के अकबर द्वितीय ने राजा नाम की उपाधि दी थी, है ना, राजा राम मोहन राय को। तो इस तरीके की उपाधियां पहले लोगों को सम्मान के रूप में दी जाती थी। जैसे आज के डेट में अगर बात करें तो हम देखते हैं कि सर रविंद्र जडेजा के नाम से जाना जाता है। उनको सर की उपाधि एक तरह से मिली हुई है, हमारे जो क्रिकेटर हैं रविंद्र जडेजा, बिकॉज ऑफ हिज गुड परफॉर्मेंस। खैर, अब आगे देखते हैं। उन्होंने अपनी नाइटहुड की जो वो थी उसको वापस कर दी, जो उनको मिली हुई थी पदवी। लेकिन ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। खैर, आगे देखते हैं। अच्छा, अंग्रेज जब इस चीज़ का अंग्रेजों ने इस जनसंहार के खिलाफ एक कमेटी बिठाई जांच के लिए कि क्या वास्तव में जनरल डायर ने इस तरीके का काम किया है और सही किया, गलत किया, क्या सही क्या गलत। उसमें उन्होंने एक कमेटी बिठाई जिसका नाम था हंटर कमेटी। बाकी इस कमेटी ने जो जांच का रिपोर्ट दिया वो किस तरीके का दिया, न्यूट्रल, उसमें उसको दोषी नहीं पाया गया, है ना। खैर, वो तो अंग्रेज़ों की चाल थी और इस तरीके के चाल वो हमेशा से चलते रहे थे और उनका मकसद ही था चाल चल के देशवासियों पर क्रूरतापूर्वक शासन करना। खिलाफत आंदोलन के बारे में एक बार और पढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान, जो वहाँ के राजा थे, वो पूरे मुस्लिम जगत के खलीफा माने जाते थे। क्योंकि तुर्की हार गया था, उनकी पदवी को अंग्रेज़ों ने मानने से इनकार कर दिया और उनके ऊपर बहुत सारी संधि थोप दी, क्योंकि वो हारे हुए थे। इसमें क्या था, फिर अपने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेज़ों से गुस्सा हुए भारतीय मुस्लिम, जो इंडियन मुसलमान थे, वे इस तुर्की के खलीफा का पद लेने और जालियांवाला बाग का जो कांड था इसको देखते हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ मुस्लिम एकता देखने को आती है और उसमें गांधी जी भी समर्थन देते हैं। और हिंदू मुस्लिम एकता एक बार दोबारा से देश में जोरों पर होती है। वहाँ पे मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों लीड करते हैं खिलाफत आंदोलन को और तुर्की के सुल्तान यानी कि खलीफा की शक्तियों को फिर से बहाल करने की मांग रखते हुए, खिलाफत का मतलब ही होता है असहयोग, मतलब खिलाफत में जाना, आपके विपरीत जाना, उल्टा करना, है ना। जो आप कहोगे हम नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे एक तरीके से। तो दोनों का मतलब, खिलाफत का भी मतलब और असहयोग का मतलब लगभग एक ही हुआ। तो आगे देखते हैं। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया, शौकत अली और मोहम्मद अली के, और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों यानी कि जालियांवाला बाग जो 1919 की घटना थी, हत्याकांड के खिलाफ, मामले में हुए अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाए और स्वराज की मांग करे। कांग्रेस क्योंकि एक मंच थी उस टाइम, हर साल उनकी एक एनुअल मीटिंग हुआ करती थी अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों शहरों में, तो उस दौरान इसकी मांग उठाई गई। इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा किए गए कुछ स्थानीय आंदोलन के नाम लिखिए। तो हमने देखा है कि सबसे पहले चंपारण, फिर खेड़ा, फिर असहयोग आंदोलन। आगे देखते हैं। रॉलेट कानून का भारतीय नेताओं ने विरोध क्यों किया? क्योंकि यह जो कानून था ये दमनकारी कानून था,
इस कानून के उपरांत पुलिस को और अंग्रेज़ों को ज़्यादा पावर मिल गई। वे किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ठोस सबूत के, सिर्फ शक के बिना पर भी गिरफ्तार कर सकते थे। खिलाफत आंदोलन क्या था? तो खिलाफत आंदोलन था खिलाफत का, यानी कि असहयोग करना, आप उनके अगेंस्ट में, अंग्रेज़ों के खिलाफ में बोलना। और इस चीज़ को लेके शौकत अली और मोहम्मद अली, दो अली बंधुओं ने इसको लीड किया। गांधी जी ने समर्थन दिया और इसका उद्देश्य यह था कि पूरी जनता हिंदू मुस्लिम एकता दिखाए और अंग्रेज़ों का खिलाफत करे, उनका असहयोग करे, उनको सहयोग ना करे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान क्यों किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान इसलिए किया क्योंकि 1920 में गांधी जी भी इस चीज़ को मानते थे कि अंग्रेज़ों का हम सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ हमारे हितों की रक्षा की चिंता नहीं करते हैं। 5वां क्वेश्चन है, आपके विचार से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि गांधी जी भी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता दिखे और दोनों धर्मों के लोग एक साथ होकर जब अंग्रेज़ों का मुकाबला करेंगे तो अंग्रेज़ों की बहरी कान पे ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ पहुंचेगी। क्योंकि अंग्रेज़ इग्नोर करते थे, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि देशवासी क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या उनके हित में है। उनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से धन अर्जन करना था, लूटना था, शोषण करना था और कुचलना था लोगों की इच्छाओं को। ये ओवरऑल वीडियो रही। आई होप आपको चीज़ें पसंद आएंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे ऐसे पढ़ते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर नाउ, स्टे